ड्रामा के स्टार्ट में हम जियाओ न्यांज को देखते हैं जो पैनकेक्स बेच रही होती है, जहां पर उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि तुम कितना काम करते हो और तुम्हारे पैनकेक्स एक बार में बिक जाते हैं। कहती है मैं कम लाती हूँ ना, इस वजह से। वहां पर उसकी बेटी भी होती है, वो उसको लेकर अभी निकल पड़ती है दूसरी जगह पर, क्योंकि उसके काम से पैसा बहुत कम मिल रहा था। अपनी बेटी को उठाकर चल रही होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो बहुत ही भूखा होता है, गला सूख रहा होता है। अपनी बेटी को नीचे उतारती है तो उसके कंधे का कपड़ा ना थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जहां पर वो लड़का लगातार बस जियानिंज को देख रहा था। कहती है प्यास भी लगी है, पानी पी लो। फिर उसे वो थोड़ा खिलाती भी है, लेकिन उस लड़के की नज़र पूरे टाइम बस जियान्यांज पर होती है। जैसे ही जियान्यांज घर आती है, पता चलता है कि जिस घर में वो रह रही थी ना, उसे वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जियान्यांज थी वो एक विडो थी, उसे कोई भी नहीं रखना चाहता था। कहती इतनी रात में कहाँ जाऊंगी, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। तभी उसकी बेटी की तबीयत भी खराब हो जाती है, तो वो फिजिशियन को दिखाने के लिए भागती है। इधर हम देखते हैं जो वो लड़का होता है ना, असल में मार्किस होते हैं। बट जब से उसने जियान्यांज को देख लिया था ना, उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। एक बार के मिलने से ही वो इतना ज्यादा बेताब हो गए थे कि रातों की नींद खो चुके थे। इधर जियान्यांज अपनी बेटी को लेकर घूम रही होती है, क्योंकि उसे एक बीमारी होती है जिसमें हर बार पैसे बढ़ते ही जा रहे थे और उस बीमारी को ठीक होने में टाइम भी लगेगा। तभी वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनती है कि मार्किस के घर में एक कुक की जरूरत है। कहती ये हुई ना बात, मुझे काम मिल गया। अभी वहां पर वो एक लेडी की मदद से जाती है। इधर मार्किस अभी भी अपनी उन यादों से निकल नहीं पा रहे थे। बार बार उसे जियान्यांज की याद आ रही थी कि वो कैसे उसके सामने थी। तभी सैनिक आता है कि आपके लिए खाना आया है। पहले कहता नहीं खाना है, लेकिन जब देखा है कि पैनकेक वही जो जियान्यांज खिला रही थी, कहता है रख दो जाओ। तब यहाँ पर सैनिक बोलता है कि इतने सालों में कभी भी मार्किस ने किसी लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया। इवन जब उनका शादी करने को कहा, बड़े भाई जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, बट शादी नहीं की। वो तो मॉन्क बनना चाहते थे, और आखिर इस टाइम ऐसा क्या हो गया। जो भी लड़की है फेरी ही होगी। इधर हम किचन का सीन देखते हैं, जहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी कई सारे रसोइयाँ मौजूद होती हैं। सब जो है यंग मास्टर के लिए खाना बना रही होती है। मीन्स जो दो बेटे थे बड़े भाई के, उसमें से जो छोटा बेटा था ना, उसे भूख नहीं लग रही थी, प्लस पेट में दिक्कत थी गैस की। और उसे जो स्टूल होता है, मीन्स बॉडी, वो बहुत टाइट हो रही थी। यहाँ पर वो दोनों जो रसोइयाँ होती है, कहती है तुम्हारे हाथ का बना खाएंगी, कभी भी नहीं खाएंगी। वो बनाना शुरू करती है और कहती है कि मुझे बस थोड़ी देर के लिए इसमें पकाना है। वो दोनों बस देख रही होती है कि आज तक नहीं खाया तो तुम्हारे हाथों का क्या खाएंगी। तभी मार्केस उधर से निकल रहे होते हैं, कहते हैं बहुत फेमिलियर स्मेल है। बार बार वो दोनों रसोइयाँ कह रही होती बना चुकी कि नहीं बना चुकी। कहती बस बन गया। लेकिन जैसे ही बना चुकी होती है ना, वो लेडी पकड़ कर नीचे फेंक देती है, कितना गंदा खाना, मार्किस के बेटे कभी भी नहीं खाएंगे। कहती है आपने गंदा कैसे कह दिया। वो उठाकर प्लेट में रख लेती है, जाने लगती है। तभी वही लेडी फिर से धक्का दे देती है जियानिंज को, और वो नीचे गिरने वाली होती है। मार्किस रोक लेते हैं, कहते हैं क्या सच में तुम यहाँ पर आ गई। सब नीचे बैठे होते हैं, और वो लेडी जो होती है ना, बहुत मुस्कुरा रही होती है कि मार्किस को औरतों से बहुत नफरत है, आज तो वो तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे। तो मार्किस उसके सामने बोलते हैं कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है। कहती जियानिंज। कहते हैं हाँ तभी तो तुम इतनी सुंदर हो। मार्क पीछे से सैनिक कहता है मार्किस को हुआ क्या है, इतनी देर तक बोला किसी लेडी को अपने पास कैसे रख सकते हैं। वहां पर वो तुरंत ही बोलती है नीचे जो लेडी बैठी होती है कि ये खाना बहुत बेकार है, प्लीज आप मत खाइए, इससे पेट और भी खराब होगा। जैसे ही मार्किस खाते कहते हैं खाना तो बहुत अच्छा है, जाके लिटिल मास्टर को देकर आओ। वहां पर खाना जाता है, तभी नैनी आकर बताती है कि खाना बहुत अच्छा लगा है लिटिल मास्टर को। अब तो वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर सैनिक फिर से लेकर आता है, कहता है कि अगर आपको उस सेन्यान से प्यार है तो उसे बता दीजिए ना। कहते हैं कि मुझे बस इन पैन केक से प्यार है, सेन्यान से कोई प्यार नहीं है। जबकि पूरे महल में मीन्स सबके पास ये खबर फैली हुई थी कि जो मार्किस है भी लड़की को कभी गंदी निगाह से नहीं देखते। मीन्स वो एक जेंटलमैन है, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आज इस तरह का बिहेव देख कहीं न कहीं सैनिक को पूरा शक हो गया था। ऐसे ही पहन के खाने चलते हैं, वहां पर फिर से जियान्यांज उसके सपने में आ जाती है, उसको किस करने चलते थे। ये क्या हो रहा है भला मुझे। इधर वो खाना बना रही होती है, तभी जो है खाने की फिर से डिमांड हो जाती है। कहती है देखना आज मेरा ही खाना खाएंगे। लेकिन जियान्यांज उन लोगों से बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती थी, अपना खाना लेकर आगे बढ़ रही होती है। तभी लिटिल प्रिंस आ जाते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा जैसे सदमा लग गया होता है। वो चीजों को उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं। जियोनेंस कहती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों का दिमाग थोड़ा सा हटाना पड़ता है, किसी और चीज की तरफ लगाना पड़ता है, ताकि वो एक जगह पर एकाग्रचित हो पाए, ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना बटे।
वो वहाँ पर ना कुछ चीज़ों को ग्राइंड करने लगती है। इम्प्रेस कहती है, "क्या कर रहे हो? कोई तो इसे रोको।" तो वो लेडी कहती है कि ये आपको बस भ्रमित कर रही है, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दो, ये हमारे प्रिंस का मज़ाक उड़ा रही है। कहती है, "हाँ, सही बात है, इसे पकड़ो, अभी के अभी पकड़ो।" मार्किस कहते हैं, "क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा?" तब यहाँ पर जियान कहती है कि देखो मुझे आप ये करने दीजिए, मुझे पता है कि ये ऐसे ही ठीक होंगे, अदरवाइज़ नहीं ठीक होंगे। मार्किस कहते हैं, "ठीक है, लेकिन अगर नहीं सही कर पाई तो?" कहती, "मैंने कहा ना प्रिंस सही हो जाएँगे।" वो लगातार बस ग्राइंड करती रहती है और सच में प्रिंस ठीक होने लगते हैं। वहाँ पर उसकी इस तरह की बहादुरी देखकर अब इम्प्रेस और सभी खुश होते हैं, उसको पैसे भी मिल जाते हैं, जिस बात से वो कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। इधर आकर अपनी बेटी को खिला रही होती है, तभी नौकर आकर बताता है कि चलिए, प्रिंस की तबीयत फिर से खराब हो गई। वो वापस प्रिंस को सुला के आ रही होती है और गिरने वाली होती है, तभी मार्किस रोक लेते हैं, कहती ये क्या है? प्लीज़ आप मुझे छोड़िए। कहते हैं मुझसे इतना डरती हो क्या? उसे दवा देते हैं कि तुम्हारे हाथ पर चोट लग गई थी, कहती इस तरह की चोटें लगा करती हैं, आप ध्यान मत दो। कहते नहीं, तुम ये दवा ले लो। जैसे वो उसे दवा देते हैं, फिर से अपनी ख़याली दुनिया में मार्किस खो जाता है कि वो उसके इतनी करीब है, उसको बार-बार किस कर रही है। कहती है, "हेलो, हेलो, कहाँ सोए हुए हो? उठो तो कम से कम।" लेकिन मार्किस थे कि उन्हीं ख़्यालों में खोए थे और वापस आकर फिर से अपनी मदर के पास बैठ जाते हैं। उसकी मदर कहती है, "इसको हुआ क्या है? मैं इससे बार-बार कह रही हूँ शादी करने को, लेकिन शादी भी नहीं कर रहा है। कहीं मॉन्क ना बन जाए।" इधर रसोई में फिर से दिक्कत शुरू हो गई थी। वो दोनों लेडी पीछे पड़ गई थी बिल्कुल झाओनिंज के पीछे कि आज खाना तुम नहीं बनाओगी, ऑलरेडी खाना छोटे प्रिंस तक पहुँचा दिया गया है। कहती है आपने जो खाना भिजवाया है वो उसके पेट के लिए अच्छा नहीं रहेगा, उसका पेट और भी गड़बड़ हो जाएगा। अपना वापस आती है, नहाने के लिए जाती है और अपनी बेटी से कहती है दरवाजे के बाहर बैठना, कोई अंदर ना आ पाए। कहती है ठीक है मदर। लेकिन इधर हम मार्केज को देखते हैं जो कोइंसिडेंस के तहत ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जियानिंज नहा रही होती है। वो कहती है ये मैंने क्या देख लिया? मैं भला किसी लड़की को नहाते हुए कैसे देख सकता हूँ? मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ। तभी उसकी माँ फिर से आवाज़ देती है कि बेटा बाहर ही हो ना? कहती है हाँ मदर बाहर ही हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वो बाहर निकलती ही गिरने वाली होती है, तभी मार्किस जाते हैं उसे रोकने के लिए। कहते तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? अब मार्किस उसको इस कपड़े में देखते हैं ना तो देखते ही रहते हैं और फिर से अपने उन्हीं प्यारे ख़्यालों में जो सिर्फ़ मार्किस के लिए ही प्यारे थे, खो जाते हैं और उसको लगातार किस कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। उसे छोड़ ही नहीं रहे, उसे बाथटब में लेकर चले जाते हैं। इधर ये सब करते हुए अकेले ही बाथटब में बैठे होते हैं। सैनिक कहता है, "क्या हुआ है आपको बताइए ना?" कहते हैं, "बाहर जाओ।" और सोचते हैं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था जब वो ऐसी ख़याली दुनिया में खोए हुए थे। कहते हैं, "दूर हटिए।" कहते हैं कि, "देखो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर छुआ है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ।" कहती, "कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम दोनों ही एडल्ट हैं ना, तो प्लीज़ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखिए।" मन में सोचते हैं, "मार्किस वो मुझे लाइक क्यों नहीं करती जबकि मैंने कहा कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तब भी वो मेरी तरफ नहीं देखती। मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? आखिर लेडीज़न को कैसे लड़के पसंद है?" इधर हम देखते हैं कि सुबह उठते ही फिर से शू और लिटिल मास्टर के पेट में दर्द होने लगता है। सब एक साथ बैठ जाते हैं जहाँ पर फिजिशियन बताते हैं कि लिटिल मास्टर को बचाना मुश्किल है। उनके पेट का दर्द धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और जो स्टूल है ना वो बहुत हार्ड हो चुका है, उसे निकालना भी मुश्किल है। इम्प्रेस तो रो रहे होते हैं कि कोई तो मेरे ग्रैंडसन को बचा लो, कोई तो मेरे ग्रैंडसन को बचा लो। कहती है अच्छा खाना किसने भेजा था ये बताओ। दोनों नौकरानियों के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है, फँसने ही वाली होती है तभी दोनों मिलकर ना लेडीज़न के ऊपर आरोप लगा देती है कि इनकी वजह से हुआ। इम्प्रेस कहती तीनों को जाकर मार डालो यहाँ पर। तब मार्किस कहते ऐसा नहीं होगा, जिसने गुनाह किया है सिर्फ़ सज़ा उसी को मिलेगी। कहती है कि मेरे पास हर एक चीज़ का रिकॉर्ड है और आप लोग भी रिकॉर्ड दर्ज करते हैं कि हर रोज़ लिटिल मास्टर क्या खाते हैं, जो मैं भेजती हूँ उसका रिकॉर्ड है, जो ये लोग भेजते हैं उसका रिकॉर्ड है। तो आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वहाँ जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो उन दोनों लेडी की असलियत सामने आ जाए। इम्प्रेस कहती है इन दोनों को पीट-पीट कर मार डालो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऊपर से एक इनोसेंट पे आरोप लगा रही, कहती है मैं ठीक कर सकती हूँ अगर आप मुझ पर यकीन करें। फिजिशियन कहते हैं कि कल की आई हुई लड़की क्या इलाज करेगी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मार्किस कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है, जो तुम कहोगी करोगी, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाई तो? कहती मैं नहीं कर पाई तो मुझे जो सज़ा दोगे मंज़ूर होगा। वापस आती है, लिटिल मास्टर को ठीक करना शुरू करती है, उनके स्टूल को थोड़ा-सा मुलायम करने की कोशिश करती है तरह-तरह की दवाओं को लेकर। कहती थोड़ा-सा तो दर्द होगा बेटा, उसके बाद तुम एकदम सही हो जाओगे। उसको सही करती, उसके पेट को धीरे-धीरे सहलाने लगती। मार्किस कहते हैं मैं कुछ करूँ? कहती हाँ, ज़्यादा तेज़ मत करना वरना और भी पेट में दर्द होगा। इसी वजह से ये प्रक्रिया धीरे-धीरे की जाएगी। कई घंटों तक वो लोग बस यही प्रक्रिया किया करते हैं। जहाँ पर गलती से मार्किस का हाथ पड़ जाता है, जो इस जाओ निंज के ऊपर तो अपना हाथ हटा लेती है। इतनी देर में वहाँ पर लिटिल मास्टर पूरे रूम में बदबू फैला चुके थे, गैस निकाल-निकाल कर। कहती है चलो तुम्हारा पॉटी करने का टाइम आ गया है। उसे पॉटी करने के लिए ले जाते हैं, वहीं पर अपना भी बैठी होती है। अब दोनों को बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है तो क्या करती है जियोनिंज, मार्किस को कपड़ा दे देती है कि आप अपनी नाक ढक लीजिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
लिटिल मास्टर कहते हैं कि आपको बदबू नहीं आ रही? कहती है बदबू कैसी? मुझे बस तुम्हें सही करना था। कहती है नहीं मेरे पास कपड़ा है ले लो। और वो उसके सर पर डाल देता है। उसके सर पर जैसे ही कपड़ा पड़ता है, यहाँ पर मार्किस के ख़यालों की दुनिया फिर से उजागर हो जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो गई है। कहती है मार्किस, मार्किस कहाँ पर है? आइए होश में आइए। अभी हम देखते हैं कि फिजिशियन आ चुके होते हैं। जैसे लिटिल मास्टर को चेक करते हैं पता चलता है लिटिल मास्टर एकदम ठीक है। कहती है कि बस हाँ, खाने-पीने पर ध्यान रखना है, उसके बाद ये दिक्कत नहीं होगी। मार्केस कहते हैं थैंक यू सो मच कि तुमने आज मेरी इतनी हेल्प की है। तब यहाँ पर सैनी कहता है आप चले भी जाइए, अगर आपको प्यार है जाकर उनसे कह दीजिए। कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, वो नहीं करती है। कहते हैं अरे मैंने ये क्या बोल दिया। इधर हम देखते हैं कि वो बैठी होती है और अपनी बेटी को सुला रही होती है। पता चलता है वहाँ पर मार्किस खेर को लेकर आ गए हैं। कहती है इसे क्यों? मार्किस ना खेर को सिखाकर आए थे कि हम दोनों आज वहीं पर रुकेंगे। कहते मार्किस आइए, जैसे ही खेर सो जाएगा ना आप उसे लेकर चले जाना। वहाँ पर मार्किस को फिर से पुरानी बातें याद आती हैं और वो दोनों बच्चों को सुला रही होती है, कहानी सुना-सुना कर। इसी तरह अभी फिर से मार्किस ख़याली दुनिया में जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि उनको 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। उनके साथ वो बैठे हुए हैं और नाम सोच रहे होते हैं कि आखिर उनका नाम क्या रखेंगे। कहते हैं नाम तो हस्बैंड आप ही रखेंगे। आती है वहाँ पर जियोनेंज की माय लॉर्ड उठिए। कहते हैं अरे कुंगी और श्रावो को क्या हुआ? कहती ये कौन है? कहते अरे सॉरी सॉरी माफ करिएगा, मैं ख्याली दुनिया में था। कहती ठीक है, खैर सो गया है, उसे लेकर जाइए। वो उसे लेकर चले जाते हैं और सोच रही होती है कि मार्किस बहुत ही अच्छे इंसान है। नेक्स्ट वो अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलने के लिए जाती है और उन्हें मीट देती है। तभी सामने से घोड़ा आ रहा होता है। सिस्टर इन लॉ कहती है बच के। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मार्किस का नेफ्यू आ जाता है जो कि आर्मी में होता है। वो जाता है वहां पर जियानिंज को बचाने के लिए, लेकिन पहली ही नजर में जिंगची को प्यार हो जाता है जियानिन से। कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नोबेल हो क्या? कहती मैं नोबेल नहीं हूँ, मैं बस एक कुक हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन जिंगची बस उसे देख रहा होता है कि पहले मैं तुमसे क्यों नहीं मिला। इधर हम देखते हैं कि खाने की पूरी तैयारी चल रही होती है। कहती यंग मास्टर ने खा तो लिया है ना? कहती हाँ, अब यंग मास्टर बहुत अच्छे से खाते हैं और उनका पेट भी पहले से बहुत सही हो गया है। अब बस मैं उनके लिए थोड़ी सी पेस्ट्री बनाकर लेकर जा रही हूँ। कहती ठीक है ले जाइए। सब एक साथ बैठे हुए होते हैं और आर्मी से लौटने के बाद जिंगची की सब खूब तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम मिलिट्री कैंप में बहुत अच्छा कर रहे हो और जो तुम्हारे अंकल हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब दोनों के दोनों अपने काम में बहुत ऊपर होता है। हाँ हाँ ग्रैंड मदर, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। वहाँ पर वो कप लेकर खड़ा होता है और सबको ग्रीट करता है। इतनी देर में वहाँ पर जियाओ लिंज आ जाती है खाना लेकर के, आप लोग खाना खाइए। जैसे जिंगची की नजर पड़ती है उसका हाथ पकड़ लेता है कि अरे तुम यहाँ पर, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कहती है यंग मास्टर आप मेरा हाथ मत पकड़िए। थी मार्किस आते और उसका हाथ छुड़ा देते। कहते मैडम सिंह जाइए अपना काम करिए और जो लिटिल मास्टर है उनको रूम में ले जाकर खिलाइए। कहती है ठीक है जैसा आप कहें। लेकिन जिंगची की नजर पूरे टाइम लेडी सियाओ पर ही होती है। वो उसको बस चोरी चुपके देखते रहते हैं। कहते हैं कितनी स्वीटी है। और अभी रूम के बाहर खड़े होते हैं। कहते हैं तुम्हारी बेटी है? कहती है इससे तुम्हें क्या मतलब? कहते हैं कि बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता हूँ तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का। देखो स्ट्रेंजर की तरह मत रहो, मेरे साथ फैमिलियर हो जाओ। अगर हो सके तो मुझसे प्यार कर लो। कहती है कैसी बातें आप कर रहे हैं? कहते क्यों, मैं अनमैरिड हूँ तुम विडो हो, लेकिन मैं तुमसे तब भी शादी करना चाहता हूँ। कहती है कोई फनी बात नहीं है जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। पिंक जी बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अपना अच्छा सा रूप दिखाऊंगा। रहते रहते यहाँ पर तुम जरूर मुझे पसंद करोगी। मार्किस ये सारी बातें पीछे से सुन रहे होते हैं। कहती है कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। पीछे पीछे वहां पर जिंगची भी जा रहा होता है। कहती है कि देखिए जाइए सो जाइए। कहते हैं हाँ तुम भी सो जाओ, अच्छे सपने देखो। वापस जा रहा होता है। तभी वहां पर आ जाते हैं मार्किस की तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहते हैं कुछ नहीं, लेडी शाह से मिलने आए थे, वो बहुत ब्यूटीफुल है ना, खाना भी अच्छा बनाती है। कहते तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो। कहते हैं कि मिलूंगा और एक बार नहीं 20 बार मिलूंगा। कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया ना तो उसकी रेपुटेशन दांव पर लगा रहे हो। कहते हैं जा रहा हूँ, लेकिन जो अंकल आप जा रहे हैं उसका क्या? कम से कम आप भी रूल रेगुलेशन फॉलो करिए। कहते हैं निकलो यहाँ से। अभी यहाँ पर सैनिक कहता है कि जिस तरीके से ये मिस सेन के पीछे पड़ा हुआ है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ही मिस सेन का दिल भी जीत लेगा। वो थोड़ा सा तो डिफरेंट है। कहते हैं क्या डिफरेंट है मुझे बताओ, क्या सच में मिस सेन को ऐसे लड़के पसंद है? सैनिक कहता है कि ये हमारे मार्किस को हुआ क्या, सच में पसंद करने लगे हैं क्या लेडी शाह को? फिर से खेर को लेकर जाता है और कहता है कि कहना आज हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। कहते ठीक है फादर। से दरवाजा खोलती है। कहती क्या हुआ? कहते फिर से खेर नहीं सो रहा है, इसे स्टोरी सुनना है। कहती ठीक है। वहां पर वो खड़ा हुआ होता है। कहते हैं कि क्या हुआ, आप खड़े क्यों हैं? बार बार वहां पर जानबूझकर मार्किस कह रहे होते हैं कि खेर मेरी बात सुनो, खेर मेरी बात सुनो। कहते हैं कि हाँ फादर मैं सोच रहा हूँ आप आज हम लोगों के साथ सो जाइए। कहते लेकिन यहाँ पर कैसे सोएंगे? क्या करती है उसकी बेटी किनारे सो जाती है, फिर वहां पर सोती है।
जो है जियानिंज उसके बाद खैर और फिर मार्केस सो जाते हैं। कहती है ये सिचुएशन भी आएगी मेरी जिंदगी में, मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी बेटी को किस करती, खैर को किस करती। मार्केस देख रहे होते हैं कि मेरा भी नंबर आएगा, बट वो सो जाती है। लेकिन मार्किस को कहाँ नींद आने वाली थी। वो जाते हैं धीरे-धीरे और वहाँ पर ना जियानिंज को किस कर लेते हैं। बड़े ध्यान से देख रहे होते तो जियानिंज कहते हैं क्या कर रहे हैं आप? कहते कुछ नहीं, अपने बेटे को किस कर रहा था, तुम्हें कॉपी कर रहा था। कहती ठीक है फिर सो जाइए। तुरंत ही मार्किस अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं कि अब खैर सो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जियानिंज को पूरा लग रहा था कि मार्किस ने उसे किस किया ज़रूर है। बाहर निकलकर मार्किस कहते हैं कि कितने सॉफ्ट लिप्स हैं उसके और सच में बहुत ही अच्छी है। तभी वहाँ पर फिर से आ जाते हैं जिंगजी। कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिडिकुलस कहीं की। कहता है कि वो क्या है ना, उसे रहा ही नहीं जा रहा है जियानिंज को देखे बिना। कहते हैं इस तरह रात में किसी के घर नहीं जाते हैं। कहते हैं हाँ, आप जाएं तो अच्छा, मैं जाऊं तो बेकार, ऐसा तो होने से रहा। कहते हैं चलो, मैंने कहा ना चलो। इधर हम देखते हैं कि सुबह वो फिर से खाना बना रही होती है, तब करोता आता है। कहते हैं को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई। कहती है अब क्या गड़बड़ हुई बताओ मुझे। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा है कि कोई इविल स्पिरिट है जो छोटे मीन्स लिटिल मास्टर की तरफ आकर्षित हो रही है, उसे मारने की कोशिश कर रही है। कहती ये क्या है, ये तो बहुत ही बेकार है, मुझे आगे बताओ। एक आदमी आता है जो सारी प्रक्रिया कर रहा होता है, उस जो है डीमन स्पिरिट को ढूंढने के लिए, और सबसे ज्यादा तो लिटिल मास्टर को परेशान कर रहा होता है और जानबूझकर डरा रहा होता है। जैसे ही कागज जलाता है तभी कहता है ये पी लो। तभी भाग कर आती है पीछे से जॉनिंज की, नहीं नहीं लिटिल मास्टर आप इसे नहीं पी सकते हैं क्योंकि इस तालिस्मान में जहर मिला हुआ है। कहते हैं जहर, लेकिन ये जहर नहीं हो सकता। कहती जहर नहीं तो खुद पी लो। कहते हम भला अपने लिए कैसे पी सकते हैं, जिसके ऊपर प्रक्रिया हुई वही पिएगा ना। कहती झूठ तो बोलो मत, मुझे सब कुछ पता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इसमें पक्का जहर मिला हुआ है। इम्प्रेस कहती है सच है क्या? कहते हैं हाँ सच है, अगर मैंने पता कर लिया तो। हेयर पिन निकाल कर उसके पानी में रखने चलती है तो आदमी सोचता है कि इसके जहर का पता लगाना नामुमकिन है, आज तुम फंसोगी जरूर। वो हेयर पिन रखी रहती है, धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। कहते आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया है, और सच में हेयर पिन ना ब्लैक हो जाती है। कहते ये कैसे हुआ, तुम इतनी चालाक कैसे हो सकती हो? कहती है चालाक ही हूँ। पीछे से तब तक हम देखते हैं कि मार्किस और जनरल भी आ जाते हैं। अभी कहता है आज तक इस प्रक्रिया को कोई नहीं पता कर पाया, ये कैसे पता कर ले रही है। अब तो उस आदमी की हवा निकल जाती है कि अब मैं मरूंगा यहाँ पर। यानियंस कहती है कि देखो इस तालिस्मान को जला रहे थे ना, जो तुमने पाउडर बनाया है इसमें एक तरह का केमिकल मिला है जो तुरंत ही आग लगा देता है, तो इससे तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। पीछे से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है जिंगजी की, वाह क्या बात है, जिसे मैं पसंद करता हूँ, वो कितनी समझदार है। मार्किस कहते हैं अपनी जुबान बंद रखो वरना काट दूंगा। और वो आदमी गुस्सा हो जाता है कि कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। पता चलता है जो बेल होती है ना उसमें बहुत ही ज्यादा ड्रग मिला हुआ होता है, और क्योंकि सबसे सामने खड़ी होती है जियोनिंज, तो सारा असर उसी के ऊपर हो जाता है। जाकर वहां पर तुरंत ही एक साथ जियोनिंज को पकड़ लेते हैं। कहते हैं मैं ले जाऊंगा, वो कहते हैं मैं ले जाऊंगा, ये मेरी है। कहते हैं मैंने कहा नहीं मेरी है। ये मार्किस कहते हैं बड़ों की रिस्पेक्ट करो और इसे मुझे दे दो। कहते हैं नहीं करूंगा, अब ये मेरी ही होकर रहेगी। वो मार्किस उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। कहते हैं जाओ पीछे उस आदमी को हैंडल करो। यहाँ पर जिंगजी उस आदमी को पकड़ लेता है। कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे रेजिडेंस में आकर ये सब कुछ करोगे, तुम्हारा मन न तय है। उसे तुरंत वहां पर मार दिया जाता है। लेकिन अभी उसके ऊपर ड्रग हावी हो रहा था जियोनिंज के ऊपर। कहती यहाँ पर कितने मार्किस हैं। कहते लेडीसन याद है ना कि किसके पास हो। कहती मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वहां पर तुरंत ही जो है मार्किस उसको किस करने लगते हैं। अब तो जो है जियोनिंज भी नहीं रोकती है किस करने से। मार्केस को तो इस मौके का इंतजार ही था। तभी आ जाता है पीछे से जिंगजी की, अंकल आप कर क्या रहे हैं, आप लोगों की इतनी हिम्मत। कहते हैं मैनर्स नहीं है किसी के रूम में घुसने से पहले उसको बताया जाता है। कहते हैं अंकल आपने इसको किस किया ना। कहते हैं हाँ किया। तो कहते हैं आप किस नहीं कर सकते। लगता है आपका दिमाग हिल गया, आपका डिसिप्लिन कहाँ गया, वो भी प्रॉपर डिसिप्लिन। आप तो जेंटलमैन थे ना, सब खो गया क्या? मैं इसके लिए जेंटलमैन नहीं हूँ, मैं इसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि ओ मैंने क्या सुन लिया। कहते हैं हाँ, और याद रखो कि आज के बाद इसके पास मत आना। कहते हैं आऊंगा आऊंगा, और मैं भी इसको किस करूंगा। जो है जिंगची भी जाता है जियानिंज को किस करने के लिए, तो वो मार्किस उसको पीछे धक्का दे देते हैं। कहते हैं जब आप किस कर सकते हैं तो मैं किस नहीं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो करूंगा करूंगा पक्का करूंगा। तभी जियानिंज को होश आ जाता है। कहते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो, किसको किस करना है। कहते हैं कुछ नहीं, तुम आराम करो, तो थोड़ी सी तबीयत खराब है ना। पीछे से जिंगची भी बैठ जाता है कि देखो आज मैंने तुम्हें बचाया, वहां पर जो कुछ भी हो ना उस आदमी को मैंने मारा, तो मुझे थैंक यू बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, सेकंड अंकल की तरह नहीं हूँ। वो तो खुद विटनेस है कि आज मैंने तुम्हें कैसे बचाया। कहते हैं कि जाओ निकलो यहाँ से। कहते हैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं मैंने कहा ना निकलो। कहते हैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं सैनिक इसे बाहर लेकर जाओ और जो फैमिली रूल्स है उसके हिसाब से इसे सजा दो। कहते हैं अंकल आप मेरे साथ जानबूझ कर ये कर रहे। कहते हैं जब ऐसे बाउंड्रीज तोड़ोगे तो सजा तो मिलेगी। दोनों के बीच बस बहस चली जा रही थी, और नीचे से
जियानियन सोच रहे थे कि क्या सच में ये दोनों मेरे लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो बातें सोच सोच कर उसे बहुत दुख हो रहा था कि मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, भला मेरे लिए कोई कैसे लड़ सकता है। और ऊपर से मुझे ये मेरे लिप्स बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बहुत ज्यादा ही किस किया है। वो मार्केस को याद करती है, कहती है क्या कर दिया, सच में ऐसा हुआ है क्या? तभी मेरे लिप्स दर्द कर रहे हैं, अब मैं मार्केस का सामना कैसे करूंगी? तब यहाँ पर नौकर आता है, कहता आप ठीक तो है ना, मैंने सुना आपको पॉइजन दे दिया गया था। कहते हैं नहीं, मैं पहले से ठीक हूँ। वहाँ पर यंग मास्टर आ जाते हैं, कहते हैं हटो चलो मेरे झूले से हटो, झूले पे बैठ जाते हैं। नौकर को इशारा करते हैं कि चलो आओ यहाँ पर मुझे झूला झुलाओ। लेकिन यंग मास्टर बिल्कुल भी जियानियन को पसंद नहीं करते थे कि याद रखो कि तुम क्रेडिट नहीं ले सकते हो, सिर्फ मेरे ब्रदर को ठीक करने आई हो ना, ठीक करो और निकल लो, मेरी माँ बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। फिर हम देखते हैं कि इम्प्रेस पूछती है कि तुमने अपनी नेफ को सजा क्यों दी। मार्केस कहते हैं कभी कभी सजा देना जरूरी है मदर, वरना हाथ से बच्चे निकल जाते हैं। कहते हैं कुछ भी हो लेकिन इस तरह की सजा अच्छी बात नहीं है। कहते हैं मैंने कहा ना कि उसे आसानी से नहीं निकलना है, सजा तो मिलनी ही चाहिए तभी तो वो सीखेगा। तभी वहां पर नैनी आ जाती है कि मिस सेन यहाँ पर आई है। अब मार्केस फिर से वापस आकर बैठ जाते हैं तो उसकी मदर कहती जाना नहीं है क्या? कहते अरे मैं तो थोड़ी देर रुक लो फिर चला जाऊंगा, मुझे कुछ याद आ गया है। कहते हैं तुम भी ना, पता नहीं क्या हुआ है तुम्हें। तभी लेडी सेना चाहती है कि मैंने सब कुछ सही कर दिया है, तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो, क्या लोगी? कहती मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बस कुछ सिल्वर मिल जाते तो मेरी जिंदगी सेट हो जाती। मार्केस कहते हैं ठीक है सिल्वर मिल जाएगा, मेरी तरफ से भी कुछ सिल्वर तुम ले लो। उसे दो तरफ से पैसे मिल जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाती है कि थैंक यू मार्केस, थैंक यू इम्प्रेस। वापस फिर से खुशी से आ रही होती है और पैसे मिलने की खुशी में झूम रही थी कि अपनी बेटी का इलाज करा पाएगी। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मार्केस को समझ में नहीं आता कि वो इतनी खुश क्यों है। वो भी उसका पीछा करते हैं लेकिन जियानियंस को पता चल जाता है। वो डंडे से अटैक करने चलती है, तभी वहां पर मार्केस उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहती मैंने डरा दिया ना। वो जाने लगती है तो मार्केस फिर से उसको अपने पास खींच लेते हैं। कहते हैं क्या मुझसे सच में तुम घबराती हो क्या? कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखो मुझे यहाँ से जाना है, अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। कहते हैं लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो बताओ ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कहती है कि आप इस तरह मुझे मत पकड़िए, मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। कहती है मुझे भी अपना घर चाहिए। कहते हैं क्यों, ये तुम्हें अपना घर नहीं लगता है क्या? कहती है कि घर घर तो अपना होता है और यहाँ पर मेरा क्या है। कहते वो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था ना। कहती है मार्केस जो भी कहना है कहिए, मुझे यहाँ से जाना है। मैंने तुम्हारे साथ किस किया, वो मेरी पहली किस थी। मन में सोचते हैं कि शादी हो चुकी है, दो बच्चे हैं और कह रहे हैं कि मेरी पहली किस थी। कहते हैं देखो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो उस रात मुझे ड्रग दिया गया था, तो आप भी एडल्ट मैं भी एडल्ट, कितनी बार बोल चुकी हूँ कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। कहते हैं लेकिन मैं अपने काम से काम नहीं रखूंगा। कहते फिर ठीक है, अगर मैंने आपको किस किया था तो आप भी मुझे किस कर लो। यहाँ पर मार के इस बिना इंतजार के उसको किस करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जाओ नियंज को भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तभी पता चलता है कि वहां पर कोई आने वाला है। कहते कोई भी है, मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। कहती बस इनफ हुआ। कहता इनफ क्या होता है, मैं तो तुम्हें पूरी लाइफ टाइम किस कर सकता हूँ। कहती है आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे खानदान से हैं, तो अपने लायक लड़की चुनिए, मुझे प्लीज अपने रास्ते में मत आने दीजिए। कहते हैं देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहती मैं विडो हूँ और आपसे शादी कभी भी नहीं हो सकती। ज्यादा बोल रही होती है तो वो फिर से पलट कर किस कर लेता है। कहती है अपने आप को बदल लो और मेरे रास्ते में मत आना। वहां से भाग जाती है। इधर फिर से अपनी बेटी के साथ बैठी हुई होती है तो एन कहती है कि क्या मदर आपको मार्केस पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। कहती है कि पता नहीं लेकिन आदमियों का अफेक्शन तो कभी भी चेंज हो सकता है, ऊपर से इन बड़े घर के आदमियों का तो कोई भरोसा नहीं। कहती है ठीक है मदर आप इंतजार करिए। मन में सोचती है कि हाँ मार्केस अच्छे तो हैं। वहां पर उसको बस मार्केस की किस याद आ रही होती है। कहती है कि और किस भी अच्छी तरीके से करते हैं। कहती पागल हूँ क्या जो इस तरह की बातें कर रही हूँ। ऑनियंस क्या करते हैं ना, खैर को ठीक करने की कोशिश करती है, साथ में उसे नई नई एक्टिविटी में भाग लेने को कहती है ताकि जल्द से जल्द वो सही हो पाए। सब लोग कहते हैं जब से लेडी आई है ना तब से सच लिटिल मास्टर के अंदर काफी बदलाव आया है। तभी यंग मास्टर आ जाते हैं, कहते हैं मेरी मदर बनने चली है ना, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। अभी वो अपने बच्चों के साथ बिजी होती है, तभी क्या करती है एन खेलने लगती है खिलौने के साथ। तभी सामने उसे बिल्ली दिखाई पड़ती है तो वो बिल्ली का पीछा करने लगती है। तुरंत ही जॉर्नन कहती है कि एन मेरी बात सुनो। कहती है मदर यहाँ पर देखो ना कुछ पड़ा हुआ है। देखती है तो एक हेयर पिन होती है। तभी वहां पर सैनिक चिल्लाने लगते हैं कि तुमने हेयर पिन चुरा ली है। यंग मास्टर कहते हैं कि शर्म नहीं आती है कि किसी किसी की भी चीज चुरा लेते हो तुरंत ही। अब यहाँ पर जियान तो समझ जाती है कि यंग मास्टर उसे पसंद नहीं करते, इसी वजह से उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
कहती है देखो, अगर आपको लगता है कि ये हेयर पिन मैंने चुराई है क्योंकि मुझे बड़ी मिली है, तो मैंने नहीं चुराई है। कहते पकड़ लो इसको, छोड़ना मत। कहते तुम्हारे हाथ में मिली है। वो नौकर के हाथ में दे देती है। कहती है देखो अब तो वहाँ मिली है ना। अपनी बेटी से कहती है जाओ मार्किस को बुला कर लेकर आओ। इधर हम मार्किस को देखते हैं जहाँ पर यूनिक आते हैं उन्हें महल ले जाने के लिए, लेकिन तभी सैनिक बताता है कि महल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। यूनिक कहता है आपको महल की तरफ चलना चाहिए। कहते हैं नहीं, बाद में आऊंगा, मैजिस्ट्रेट से कहना इंतजार करें। यूनिक कहते हैं ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट है। लिटिल मास्टर कह रहे होते हैं मेरी मदर को छोड़ दो, छोड़ दो। यंग मास्टर समझाते हैं कि तुम्हारी मदर नहीं है, ऐसे बिहेव मत करो। मास्टर आप ये बात याद रखिए कि इस तरह बच्चों को तो बुली मत करिए। कहते हैं मारो इसे, मारो इसे। तभी वहाँ पर मार्किस आ जाते हैं। कहते हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए क्योंकि इसने मेरी मदर की हेयर पिन चुराई है और मैं इसका प्रूफ देता हूँ। कहते छोटे से हो और तुम्हारी अक्ल इतनी जल्दी चलती है। यंग मास्टर बोलते हैं कि देखो फादर, आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं बल्कि कल आई हुई को पर यकीन कर रहे हैं। कहते इसे लेकर जाओ, जब तक ये अपनी गलती कबूल न कर ले तब तक ये वहीं पर नील डाउन होकर बैठा रहेगा। जॉनंज को अचंभा हो रहा था कि अपने बेटे का साथ देने के बजाय मेरा साथ दे रहा है। कहीं न कहीं जॉनंज भी मार्किस के प्यार को देख पा रही थी। कहती है कि भला मैं मेरी जैसी औरत मार्किस को लाइक भी कैसे कर सकती है। पता चलता है कि खाने के लिए मार्किस ने कुछ मंगाया है। कहती है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन हाँ बस कुछ बंस पड़े हैं। कहती ठीक है आप जाकर दे आइए। इधर मार्किस बैठे हुए होते हैं। कहती है कि आपको भूख लगी है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बचा है इतनी रात में। से जाने लगती है तो मार्किस उसको पकड़ लेते हैं और उसको किस करने लगते हैं। कहते हैं कि देखो मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। कहते किसने कहा। कहती है कि मैं सच में कह रही हूँ, मैं आपको लायक नहीं करती हूँ। लेकिन मार्किस कहाँ सुनने वाले थे, वो बस उसको किस कर रहे थे, उसे अपनी बाहों में उठा लेते। कहते मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। कहती किस तरह का इंतजार। कहते देखो मैंने कहा ना कि मैं बहुत ही जेंटलमैन हूँ, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ, तुम पहली हो। कहती फिर से झूठ। वाइफ थी लेकिन फिर से झूठ बोल रहा है। बल्कि फिजिशियन आए हुए होते हैं उसे देखने के लिए क्योंकि फीवर लग रहा होता है। फिजिशियन को पता चल जाता है मार्किस की लाइफ में पहली बार कोई लड़की आई है तो दोनों को और भी करीब लाया जाए। फिजिशियन चेक करते हैं और झूठ बोलते हैं कि आपकी जो ये मिस खास है ना, इनके अंदर थोड़ी-सी ब्लड की कमी है। क्यों ब्लड की? तो वो एक खास रीज़न से ही पूरी की जा सकती है। कहते बताइए ना क्या रीज़न है? कहते आपके सामने यहाँ पर नहीं बता सकता, बाहर चलिए। बाहर जाते हैं और वापस मार्केट आते हैं तो उसे दवा दे रहे होते हैं। दवा बहुत कड़वी होती है। कहती मैं नहीं पी सकती हूँ। तब मार्किस पूरी पी लेते हैं। कहते हैं कि चलो मैं पिला देता हूँ। किस के ज़रिए उसे पिला रहे होते हैं उसे फिर से खाँसी आने लगती है। मार्किस कहते हैं जियानियंज, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मुझसे दूर बिल्कुल मत जाओ और आज रात में तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब मार्किस अपने कपड़े उतारते हैं और उसके करीब जाने लगते हैं। कहते जियानियंज बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ कि तुम कौन हो। याद रखो कि बस हम दोनों ही यहाँ पर हैं। लेकिन जिंग चैन फिर से आ जाता है। कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर अंकल हैं। देखो अंकल, अगर आप अंदर हैं तो दरवाजा खोल दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। खोलो दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ कि अंदर आप ही हैं। अब यहाँ पर मार्किस को बहुत गुस्सा आता है कि इसे मन करता है उठा के बाहर फेंक दूं। कहते हैं इस तरह किसी के रूम में एंटर नहीं कर सकते। कहते हैं आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जाते हैं। कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, बताओ ना जियानेस तुम ठीक हो। मैं तुमने मेडिसिन तो ले ली ना। नारकेश कहते हैं तुम हाथ कैसे लगा रहे हो। कहते क्यों, वो मेरी फेरी है, हाथ तो लगाऊंगा ही। कहते हैं लेकिन तुम टच नहीं कर सकते हो, वो मेरी है। कहते नहीं वो मेरी है। कहते हैं मैं इसे लाइक करता हूँ, परस्यू करने की तो पूरी कोशिश करूंगा। कहते परस्यू कैसे कर सकते हो जब वो मेरी है। कहते हैं अंकल देखो ना, आप तो जेंटलमैन है, आपको लड़कियां भी नहीं पसंद है, आपके ऊपर सब हंसेंगे भी इस तरह करेंगे तो जियानिंज को मेरे लिए छोड़ दीजिए। कहते हैं बकवास बंद करो। कहते तो फिर ठीक है, ऑड डेज पर आप रख लीजिए, इवेंट डेज पर मैं, हम तीनों खुश रहेंगे। क्या बातें कर रहे हैं दोनों लोग। कहते प्लीज अंकल आप ऐसा कुछ करिए ना कि मैं जियोनियंस के साथ रह पाऊँ। कहते बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी है। अब इस पर तुरंत ही जियोनियंस अपना हाथ खड़ा करती है। कहती कोई मेरा भी तो ओपिनियन ले लो। कहता है कि नहीं, तुम्हारे ओपिनियन यही होना चाहिए कि हम तीनों जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे। कहते हैं दोनों नहीं, रास्ता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहते हैं अंकल आपने कह दिया है तो मैं चला जाऊंगा क्या। तुरंत ही जियोनियंस के बगल जाकर जो है जिंगची लेट जाता है। कहते मैंने कहा ना उठो। कहता नहीं उठूंगा। दोनों हाथ खींचने लगे कि मेरे पास मेरे पास। कहती एक मिनट, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, मेरा गिव अप हो गया है। इधर किचन में खाना बना रही होती तो जो न्यू रसोई आई हुई होती है। कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा शादी करो। कहती है नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। कहती है कि भले ही तुम्हारा शादी करने का मन न करे लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना। अब वहाँ पर फिर से उसे मार्किस की याद आती है, उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। कहती है कितना फ्रेश टोमेटो है ना। इधर हम देखते हैं मार्किस से मिलने के लिए उसके अंकल आए हुए होते हैं और अपनी वाइफ को भी लेकर आते हैं, जहाँ पर अंकल का एक छोटा बच्चा जो बाहर खेलने गया हुआ होता है। अंकल कहते हैं कि अब तो दोनों बच्चे बड़े हो गए, इनके
इनकी शादी कराने के बारे में सोचना चाहिए। दोनों एक साथ मना कर देते हैं कि नहीं करेंगे। यहाँ पर जियानिंज आ जाती है खाना लेकर और चाय लेकर। दोनों बस जियानिंज की तरफ देख रहे होते हैं। मार्केस गुस्सा कर रहे होते हैं कि जिस तरह जिंगजी की नजर लगातार जियानिंज पर है, वो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा ही। वो जियानिंज का हाथ पकड़ लेता है तो मार्केस उसके ऊपर चाय गिरा देते हैं। कहते हैं अंकल आपने क्या किया? कहते हैं इस तरह का बिहेवियर करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा ना, चलो जाओ जाओ बाहर जाओ। रास्ते में टहल रही होती, कहती इस तरह दोनों लड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे को मार डालेंगे। मतलब मेरे लिए कोई लड़ाई कर सकता है क्या? कहते हैं, अंकल आंटी का जो बेटा होता है ना, वो यंग मास्टर से लड़ रहा होता है कि जैसे लड़के की माँ वो कुक ही हो सकती है, क्योंकि और कोई तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकता। तुम्हें तो एम्बेरसमेंट होनी चाहिए थी। बहुत अच्छी औरत है। दोनों लड़ रहे होते। कहती मैं जाऊँ क्या, मैं जाऊँ क्या? जाती है बचाने के लिए। कहती तमीज नहीं है कि इस तरह यंग मास्टर से लड़ रहा है। तुम यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। मेरा नाम पेयो साओ है और मैं एक मंत्री का बेटा हूँ। तुम्हारी बोलने की यहाँ पर कोई औकात नहीं है। यंग मास्टर कहते हैं सही बात है, जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर आई क्यों? मैं तुम्हें वैसे भी नहीं पसंद करता हूँ। मारने चलता है नौकर यंग मास्टर को। कहती खबरदार अगर किसी ने यंग मास्टर की तरफ हाथ भी उठाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पेशाव कहता है हाथ भी उठेगा और तुम दोनों को मारा जाएगा, मारो इसे। यहाँ पर यंग मास्टर को बचाने के लिए जियोनिन सामने आ जाती है। तभी सैनिक आकर बताता है कि बाहर लड़ाई चल रही है, आपको देखना चाहिए चलकर। मार्किस भाग कर जाते हैं वहां पर। देखते हैं लगातार उसके ऊपर डंडों से अटैक हो रहा होता है। मार्किस कहते हैं दूर हटो। जनरल आकर उस नौकर को मारते हैं। कहती छोटी सी चोट है, ज्यादा चोट नहीं लगी। पेशा नाटक करने लगता है कि मदर पहले इन लोगों ने मुझे मारा फिर मैंने अटैक किया। कहती हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कहते हाँ इस नौकर ने भी मेरे ऊपर हिट किया। तब वहां पर आंट को तेज से चिल्लाने लगती है, लेकिन मार्किस कहते हैं आपके पास क्या सबूत है कि आपके बेटे को मारा गया है? मेरा बेटा कह रहा है तो सच कह रहा है। इस सर्वेंट पर यकीन कर रहे हो, मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे हो? कहते हैं अंकल मुझे लगता है कि आप अपने घर जाइए, अपने बेटे को समझाइए कि उसने यहाँ पर क्या किया है। आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैं इस औरत पर क्यों भरोसा कर रहा हूँ। जॉनेंज कहती है इस तरह आपको जो है अंकल और आंट से बात नहीं करना चाहिए। मैं तो वैसे भी सर्वेंट हूँ और इस मैटर को ज्यादा आगे मत बढ़ाइए। कहते हैं सर्वेंट हो या घर का हो, सबका ओहदा एक तरफ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करे। यंग मास्टर का फिजिशियन आकर गला देखते हैं जिसे काफी मजबूती से दबाया था पियूषाओं ने। ग्रैंड मदर कहती है तुम ठीक तो हो ना? कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ हूँ। इंजर्ड कोई और हुआ है। कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन यंग मास्टर का दिल अब पिघल रहा था जियोनिन जी के लिए कि जियोनिन सच में अच्छी है। उसे बचाने के लिए वो सामने आ गए और उसे डंडों से मारा गया। वो वापस अपने मैनर की तरफ आती है और वहां पर उसको काफी चोट लगी होती है। वो धीरे धीरे दवा लगा रही होती है। मार्किस आते हैं, कहते हैं मैं अंदर आ सकता हूँ? वो भी वो खिड़की से आते हैं, सामने वाले दरवाजे से आते ही नहीं। कहती ये क्या किया आपने? कहते अरे एन को पता चल जाता, मेरे नेफ्यू को ही पता चल जाता तो। कहते लाओ दवा लगा दो। कहती नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं दवा लगा लूंगी। कहते मैंने कहा ना कि मैं दवा लगा दूं। वहां पर वो मालिश कर रहे होते, धीरे दवा लगाते हैं। कहते चिंता मत करना, बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। उसको किस करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते, किस करते हैं। ये दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। कहते हैं ऑरेंज याद रखो कि अब तुम सिर्फ मेरी हो। कहती है कि आप मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं फिर से तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुम एक औरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम अपने आप से सब कुछ कर सकती हो। इसको किस करने लगती है। कहती हाँ मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। तब तक वहां पर फिर से जिंगजी आ जाता है। कहता दरवाजा खोलो, मुझे अजीब सी आवाजें आ रही। अंकल दरवाजा खोल दो, मैंने कहा ना। मानो तलवार लेता है और दरवाजे की जो कुंडी होती है ना उसे खोलकर अंदर जाता है। जैसे दरवाजा खोलता है तो देखता है अंदर कोई नहीं। कहते हैं कि जाने मुझे पता है कि अंकल यहीं पर थे। कहते हैं नहीं अंकल यहाँ पर नहीं थे। तो और भी अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजार सकता हूँ। कहती कैसा वक्त? अंकल बाहर से सारी बातें सुन रहे होते हैं। कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारा जो स्टेटस है, तुम अभी बहुत छोटे हो तो तुम किसी अच्छी लड़की से शादी करना, उसके साथ अपना ही फैमिली बढ़ाना। मेरे साथ भला क्या करोगे, मेरे तो एक बच्ची भी है। कहते जब तुम मुझे पसंद हो तो मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। पता चलता है कि बाहर कोई आया है, मीन्स शायद यंग मास्टर है। तब तो पीछे जाकर वहां पर जिंगजी भी छुपने चलता है। देखा अंकल खड़े हैं। कहते आप यहीं पर थे तो कुछ बोल क्यों नहीं रहते? कहते आओगे। यंग मास्टर आते हैं और जो है जानिन से कहते हैं ये दवा लगा लो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें बहुत चोट लगी है। पीछे दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं कि रूम के अंदर छिप आ सकते हैं। बड़े हैं लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं और हम दोनों इक्वल हैं। यंग मास्टर देखते हैं कि उसके फादर पीछे ही। जियोनिन बोलते हैं कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है बेटा, पीछे वहाँ कोई नहीं है। कहते हैं हाँ शायद ऐसा ही हो रहा होगा। दरवाजा खोलते वहां पर कोई नहीं होता, मतलब दोनों जा चुके होते हैं लड़ाई करके।
अभी हम देखते हैं कि अंकल आंट आ जाते हैं, यहाँ पर पेशाव माफी मांगता है जो कुछ भी पिछली बार हुआ था। मास्टर से भी माफी मांगा जाता है, लेकिन मार्किस कहते हैं मुझे लगता है कि जियानियन से माफी मांगना चाहिए क्योंकि उससे सब लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की थी। तब पेशाव आता है, कहता है माफ करना मिस कि मैंने आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाया। कहती कोई बात नहीं बेटा। जो यंग मास्टर लिटिल मास्टर की माँ थी उनकी रियल बहन वो आती है, वहाँ पर यंग मास्टर के साथ सबको ग्रीट करती है। कहते हैं मैडम यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रैंड माँ खुश हो जाती है कि फाइनली वो लड़की आ गई जो दोनों बच्चों का ख्याल रख सकती है, साथ में मार्किस से शादी कर सकती है। कहती माफ करिएगा, मेरे ब्रदर इन लॉ के डेथ के बाद मेरी बहन भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी भी डेथ हो गई। अब दोनों बच्चे एकदम अकेले हैं। कहते अकेले कहाँ, तुम हो ना। कहती हाँ मैं पूरा ख्याल रखूंगी। मार्किस कहते तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर कोई है। अब तो उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है कि ये कौन है आखिर जो यहाँ पर आकर खड़ी है। लिटिल मास्टर जाकर कहते हैं हाँ मदर है ना, मदर हम लोगों का पूरा ख्याल रखेंगी। अब तो वो लड़की सोच में पड़ जाती है कि खैर आखिर इसको मॉम क्यों बोल रहा है। कहती ग्रैंड मदर ये कौन है। कहती अरे ये हमारे यहाँ की कुक है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये एक दो कौड़ी की रसोइया की इतनी औकात कि मेरी जगह लेके मार्केट सामने से जा रहे होते हैं तो अपना जाती है। कहती मैंने आपके लिए सूप बनाया, प्लीज पी लीजिए। कहते मुझे इसकी जरूरत नहीं और प्लीज मेरा रास्ता मत रोकना। कहती है कि आप बस एक बार टेस्ट तो कर लीजिए। कहते मैंने कहा ना तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो सकती है, इसलिए बीच रास्ते में मत आना। मार्केट नोटिस करते हैं कि वहां पर जो है जियानियंज भी खड़ी है। मुझे नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। कहते खेल और यंग मास्टर के लिए तो कम से कम एक बार सोचिए, उन बच्चों के भविष्य की चिंता तो करिए। इतना सुनना था कि जियानियंज पीछे की तरफ मुड़ जाती है, सूप पर हाथ मार देते और हाथ उसका जल जाता है। मार्किस कहते यहाँ आओ यहाँ आओ, देखो मेरा हाथ कितना जल गया। कहती ये क्या किया आपने। कहते हैं सॉरी फील कर रहे हो ना तो चलो दवा भी लगा दो। अंदर आकर कहते हैं कि देखो मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है और वो मुझे बुली कर रही थी। कहते भला एक लड़की आपको बुली कैसे कर सकती है। कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ और तुम इस तरह मुझे बुली होते हुए देख रहे थे और मुझे बचाने भी नहीं आई। कहते भला मैं आपको क्यों बचाने आती। कहते आखिर हम लोगों ने केस किया है, नाइट भी स्पेंड कर ली है, तो फिर अब किस बात की देर। देखो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से लेना चाहता हूँ। कहती ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो भागकर बाहर निकलती है और पीछे से मिस बहुत ऐसे गुस्सा कर रही होती है कि ये इसको सेड्यूस कर रही है, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर हम देखते सब बच्चे खाना खा रहे होते हैं। कहती खाओ लेकिन धीरे धीरे खाओ, इस तरह एकदम से खाना सही नहीं है। यंग मास्टर कहते हैं मैं तो खाऊंगा मैं तो खाऊंगा। यंग मास्टर का गला ना चोक कर जाता है। थी जो जॉर्नेंज होती है ना उसको पकड़ती है और पेट को दबाना शुरू करती है, तब जाकर उसके गले का खाना निकलता है। लेकिन मिस आती है और जियानियंज को जोरदार थप्पड़ मार देती है कि यंग मास्टर को जान से मार रहे हो। कहती है नहीं मैं तो बस जान बचा रही थी। एन आती है, कहती है कि मदर ये लेडी बहुत ही दुष्ट है, हम लोगों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। कहती है हाँ बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम जैसी और यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करती है और ना ही वर्दी है। याद रखो कि नोबल फैमिली की नहीं हो तो नोबल फैमिली की तरह रह भी नहीं सकती। वहाँ पर इम्प्रेस आ जाती, कहती क्या चल रहा है। तब जाकर यंग मास्टर कहते हैं कि ग्रैंड माँ जो है मदर की कोई गलती नहीं थी बल्कि जो हमारी आंट है उनकी गलती थी, इन्होंने जानबूझकर आरोप लगाया। वो सोच रही होती तो को कैसे अपने बस में कर लिया। कहती है कि देखो ना मदर जियोनिंज ने क्या जाल बिछाया है। तभी मार्केस आ जाते, कहते क्या चल रहा है। जब नीचे देखते हैं कि जियोनिंज बैठी हुई, कहती है तुम्हारे गाल पर किसने मारा बताओ ना। एन कहती है इस आंट ने मारा है। खैर भी कहता है इस आंट ने मारा है। कहती नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। कहते जाओ जियोनिंज इसे भी उतने तेज थप्पड़ मारो जितने तेज मारना चाहिए। उसकी मदर कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहते हैं कि करना है जैसे को तैसा। बहुत ऐसे थप्पड़ मार देती। कहती याद रखो कि मार्किस हाउस होल्ड में सिर्फ मार्किस राजा है ना कि तुम। कहती देख लूंगी तुम्हें। वहां से चली जाती है। जियोनिंज मार्किस को बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोल रही होती है कि आज आपने मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कराया है। कहते हैं कि देखो कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लेना। इधर मिस की हालत बहुत खराब हो रही थी कि इस मार्किस ने इसे अपने सर पर ज्यादा ही चढ़ा लिया है। नौकरानी कहती है एक रास्ता है। इधर हम देखते हैं कि जैसे जियोनिंज जाती है किचन में खाना बनाने की कोशिश करती है लेकिन ड्रग उस पे हावी हो रहा था। कहती ये चल क्या रहा है। भागने की कोशिश करती है तभी एक नौकर आ जाता है। कहता है मेरी नजर तुम पर बहुत पहले से थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, आओ ना मेरे पास आओ। कहती दूर हट जाओ दूर हट जाओ। तभी वहाँ पर मार्किस आते हैं, उसको धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। सैनिक उसको पकड़ कर लेकर जाता है लेकिन जियोनिंज वहाँ पर मार्किस को किस करने लगती है। मार्किस भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, वहीं पर उसके साथ अपना वक्त बिताते हैं। इधर हम देखते हैं कि आंट क्या करती है, सारे लोगों को लेकर किचन की तरफ जाती है। कहती देखो ना वहाँ पर कुछ हो रहा है, लगता है धुआं टाइप निकल रहा है। इधर मार्किस कहते हैं तुम मुझे टीज कर, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। कहते दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलता है तो मार्किस इस साइड और जियोनिंज दूसरे। कहते हैं मार्किस आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। कहते हैं मेरा नूडल्स खाने का मन था लेकिन मैं यहाँ पर आकर देखा कि बहुत धुआं है तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था।
कहते ठीक है हम लोग बाहर खड़े हैं और तुम भी बाहर आ जाओ। तुरंत ही जियान को उठाकर अपने रूम में लाता है। वहाँ पर वो कहते डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहे हो ना, तो मैं ही तुम्हारा डॉक्टर बन जाता हूँ। वो दोनों अपना साथ में वक़्त बिताते हैं। जब वो सुबह उठती है तो देखती है मार्किस उसके बगल लेटे, कहती है अरे रे रे! ये क्या हो गया मुझे, मार्किस के साथ कैसे सो सकती हूँ? वहाँ से जाने लगती है तो मार्किस उसे पीछे से पकड़ लेते हैं, कहते हैं आज दोबारा ड्रग तुम्हें दिया गया है, याद रखो कि मैं ना होता ना तो तुम्हारी जान चली जाती। ऊपर ड्रग हावी हुआ तो मुझे कुछ भी याद नहीं, कहते याद नहीं है? देखो मुझे कितने निशान बने हैं, अब इस बार तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। कहते हैं लेकिन आपके बच्चे हैं उसका क्या? कहते क्या मतलब मेरे बच्चे? हाँ और क्या, आप कह रहे थे कि आपका पहला किस है, आपने मेरे साथ पहली बार नाइट स्पेंड की जबकि आपके बच्चे हैं। कहते अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो मेरे भाई के बच्चे हैं? कहती क्या? इधर फिर से चिंचिया चुका होता है कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। पैर मारता है अंदर जाता है, कहता अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके साथ कौन था? मुझे पता है कि आप यहाँ पर अकेले तो नहीं थे। सैनिक आता है, कहता है कि जो भी वहाँ पर ये ड्रग फैलाया गया था वो किसी और ने नहीं, अंकल की बेटी मिस क्वी ने फैलाया था। कहते ठीक है मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। इधर वो फिर से आती है किचन में खाना बनाने के लिए, तभी वहाँ पर हेयर पिन भी मिल जाती है। याद आता है कि वो हेयर पिन मिस क्वी की नौकरानी की है। वो अंदर की तरफ जाती है और खूब सारे ना चूहे उसके रूम में छोड़ देती है। दोनों चिल्ला रही होती है बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ पर किसी ने चूहे छोड़ दिए। दोनों भागकर बाहर आती है, कहती है मुझे पता है कि इम्प्रेस आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर मिस क्वी की नौकरानी की हेयर पिन मिली है। कहती है आंट आप मेरी बात पर यकीन करिए ना, ये लड़की झूठी है। वहाँ पर ज़बरदस्ती उसको पकड़ कर ले जाया जा रहा था। कहती 2 कौड़ी की नौकरानी पर आप यकीन कर रहे हैं, मुझ पे नहीं। कहती लेकर जाओ इसे। इम्प्रेस गुस्सा हो गई होती है मार्किस कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? कहते हैं मदर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कहते उसका स्टेटस देखा है, वो एक वीडियो है तुम्हारे साथ, कैसे शादी कर सकती है? कहते करूंगा तो उसी से शादी करूंगा वरना मर जाऊंगा। दोनों बच्चे भी आ जाते हैं कि प्लीज ग्रैंड मदर वो बहुत अच्छी है और मुझे अपनी माँ के रूप में पसंद है। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इम्प्रेस कहती है इन तीनों के ऊपर ना जरूर काले साये का असर हो गया है। इधर वो सबको खिला-पिला रही होती है और यंग मास्टर ना आज बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रख रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर आ जाते हैं जनरल। है कि इतना अच्छा खाना और आपने मुझे बुलाया ही नहीं। जनरल क्या कहते हैं ना चॉपस्टिक नारकेस के हाथों से छीन लेते हैं तो वो अपना चॉपस्टिक दे देती है। कहते हैं कितना अच्छा खाना बनाया है। कहती है अगर अच्छा लगा है तो हमेशा बना दिया करूंगी। कहते हमेशा क्या करोगे खा यहाँ पर आने की जरूरत नहीं। मार्किस की बात सुनकर वहां पर जियानेंज कहती है कि आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो कहते कैसे बात करूं? जियानेंज गुस्सा होकर चली जाती है तो मार्किस भी पीछे मनाने के लिए जाते हैं। जनरल कहते हैं लगता है कि इन दोनों के बीच अभी भी कुछ लफड़ा चल रहा है, मेरा रास्ता अभी भी साफ हो सकता है और मैं जियोनिन से शादी कर सकता हूँ। मार्किस बार बार मना रहे होते हैं। कहती है कि देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हम दोनों ने जो कुछ भी साथ में किया, मैं भी एडल्ट आप भी एडल्ट, अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कहते हैं मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आखिर हम दोनों एक साथ रहेंगे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहती है मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस तरह इम्पल्सिव नहीं हो सकती हूँ, मेरे ऊपर एक बेटी की जिम्मेदारी है। कहते हैं ठीक है, जब भी तुम्हें सही लगे ना कि मैं हस्बैंड बनने के लायक हो तो तुम मेरे पास आ जाना। तभी एन आती है, कहती मदर क्या हुआ, आप गुस्सा हो गए हैं क्या मार्किस से? आप उनसे शादी कर लीजिए, वो अच्छे इंसान है। और जियानिन जाती है, कहती है बेटा बेटा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तुरंत वो फिजिशियन के पास लेकर जाती है। कहती देखो ना इसे क्या हुआ है। जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये सडन बेहोश हुए क्योंकि इसकी बीमारी अब आगे बढ़ चुकी है। कहते हैं मुझे तो लगा था ठीक हो गई है। कहते नहीं किसी से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाओ वरना रिग्रेट करोगी। जिस भी फिजिशियन के पास लेकर जाते वो उन्हें वहां से भगा देते। कहती करो तो क्या करूं, हर एक स्किल डॉक्टर फेल हो गया है। इधर हम देखते हैं मार्किस कहते हैं माफ भी कर दो और कितनी देर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है कल आऊंगा। लेकिन अंदर जाकर देखे कोई भी नहीं। कहते हैं कि जाकर ढूंढो उसे, लगता है वो यहाँ पर नहीं है। कहते कहाँ पर गई? इधर लगातार जियान है अपनी बेटी को वो लेकर रो रही होती है कि कोई तो मिलो, कोई तो मेरी बेटी को बचा लो। सामने से मार्किस कहते हैं कि जाने तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बीच सड़क पर क्या कर रही हो? कहती मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज इसे इंपीरियल डॉक्टर के पास ले चलो ना। कहते रोने की जरूरत नहीं है, हमारी बेटी मेरी बेटी और हम दोनों का फर्ज है अपनी बेटी को बचाना। फिजिशियन जब देखते हैं कहते हैं कि इसे एक डिफिशियंसी है जिसका क्योर थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन टाइम लगेगा, इसका पूरा इलाज ना ढूंढ लूँ ना तब तक बस इसे आप आराम करने दो। फिजिशियन तब तक उसे दवा पिला देते हैं कि ये सोएगी, सो के उठेगी तो थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगी। कहती थैंक्स फिजिशियन। अब इस पर मार्किस कहते हैं देखो अब तुम यहाँ से नहीं जाओगी, आज मैंने तुम्हारा वो काम भी कर दिया। कहती है कि हाँ। नीचे उसके पैरों में दर्द होने लगता है तो यहाँ पर मार्किस उसके पैरों को दबाने लाने लगते। कहते ये कैसे हुआ? कहते वो भागने की वजह से हुआ।
होश आता है तो सबके सब एन से मिलने आते हैं। सब कहते तुम ठीक तो हो ना? कहते हाँ, अब मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। एन भी कहती ठीक है। जनरल बहुत खुश होते हैं, आज मैं भी फ्री हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जियान के साथ पूरा दिन बिताऊं। क्यों ना मैं यहीं पर रहूं और एन को भी खुश रखूं। मार के जाकर बैठ जाते हैं कि देखो ट्रबल करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। पर जनरल भी बैठने चलते तो दोनों बच्चे कहते हैं तुम्हारी यहाँ पर जगह नहीं है। तभी सैनिक आकर जनरल को बुलाकर लेकर जाता है। मार्किस की आंट को देखते हैं जो बहुत गुस्सा कर रही होती है। लड़के ने कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे इस खानदान की इज्जत घटे। निंज को बुलाती है कि ये बताओ तुम्हारा एजेंडा क्या है? कहती है मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही है। कहती है कि यही कि तुमने मार्केस को फंसाया, जनरल जिंगचैन को फंसा रही हो। कहती है कि आप जो भी समझ रही हो वो गलत है। कहती है नहीं, इसे लेकर जाओ और कम से कम 50 कोड़े मारो क्योंकि इसकी जगह इसको पता होनी चाहिए। कहती है माफ करिएगा मिस, उसे लगातार 5-6 मार दिए जाते हैं। तभी यंग मास्टर आ जाते हैं कि इस तरह आप मेरी मदर पर अटैक नहीं कर सकते। क्यों, इसको तो मार पड़ेगी ही। तब तक लिटिल मास्टर और उसकी बेटी भी आ जाते हैं कि नहीं मार सकते मतलब नहीं मार सकते। मार्किस भी पीछे से आ जाते हैं कि इसका फैसला आप नहीं करेंगी, याद रखेगी मैं इससे शादी करूंगा और कोई नहीं। आंट कहती है कि देखो तो इस बच्चे ने कभी मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन एक लड़की की वजह से ये पागल हो गया है। इधर हम देखते हैं कि जनरल आते हैं अपनी माँ के पास, कहते हैं कि मदर अपनी इस तरह जियानिंज को क्यों मारा। कहती है कि बस इसलिए क्योंकि अपने खानदान को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। कहते हैं मदर याद रखो कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मैं भी अपना रास्ता देख रहा हूँ। अगर अंकल ना शादी करते तो मैं उससे शादी करता। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाती है। इधर वो आराम कर रही होती है, तब मार्किस आते हैं। कहते चोट लगी है ना? कहती है अरे जो कुछ भी है ना ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। कहते हस्बैंड का फर्ज है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। वो लगातार दवा लगा रहा होता है। कहती क्या हुआ और तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? तुम्हारी नाक से ब्लड क्यों नहीं निकल रहा है? वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है क्योंकि जैसे ही वो जियानिंज का फिगर देखता था ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई होती है। पता चलता है कि वहां पर आंट से माफी मांगने के लिए जियानिंज को बुलाया गया होता है। तब मार्किस कहते हैं वो नहीं आएगी क्योंकि उसे ऑलरेडी इतनी चोट लगी है कि वो चलने लायक ही नहीं है। कहती है कि तुम्हें इस तरह उसके पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। कहते बोलूंगा क्योंकि याद रखो इस हाउस होल्ड की जिम्मेदारी मेरे अंडर में है। इधर नौकरानी आती है, कहती है कि तुमने सारा काम कर लिया है ना? कहती है हाँ करना ही पड़ेगा, मैं और मन लगाकर काम नहीं किया ना तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो लड़की बोलती है तुम्हें नहीं निकाला जाएगा, बाकी चाहे सबको निकाल दिया जाए। कहती क्या मतलब क्या मतलब? वो हंसकर चली जाती है। इधर नौकर आकर बताता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कहते क्या गड़बड़ हुई? पता चलता है वहां पर मार्किस और जनरल को जेल में डाल दिया गया है। तो युवराज है मीन्स मेजेस्टी के बेटे, उनके ऊपर अटैक हुआ। जनरल और मार्किस दोनों ही उसे नहीं बचा पाए। कहते हैं कि आप देख लीजिए, आप तो अगर ये उस बच्चे को बचा पाए ना तो हम इस मार्किस और जनरल को वहां से निकाल सकते हैं। मार्किस ने आपको ये चाबी दी है, आप सारा सोना लेकर और कुछ कपड़े लेकर यहाँ से जा सकती है, आपके पास अच्छा मौका है। इधर आंट रो रही होती है मेरा बेटा कितनी मुसीबत में पड़ गया, आखिर उसे कौन बचाएगा? दोनों बच्चे जेल में चले गए, आखिर कोई तो हो जो उसे बचा पाए। पता चलता है कि जियानिंज मिलने चाहती है। कहती है ठीक है उसे लेकर आओ। जियानिंज अंदर जाती है, कहती है कि मिस मैं मार्किस को बचा सकती हूँ और जनरल को भी बचा सकती हूँ, बस एक बार मुझे आप महल भेज दीजिए। आंट चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर कम कारनामे के हैं जो महल जाना चाहती हो। कहती है आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि मैंने अगर उस बच्चे को क्योर कर दिया तो मार्किस बच सकते हैं, क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट से गुजारिश कर सकती हूँ। कहती है क्यों तुम कोई डॉक्टर हो? कहती है डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन जानती बहुत अच्छे उससे हूँ सब कुछ। इधर जेल में रहकर काफी टाइम बीत चुका होता है और जनरल कहते हैं लगता है हम लोग निकल ही नहीं पाएंगे। मार्किस कहते हैं मुझे जियानिंज की याद आ रही है कि मैं उससे लास्ट बार मिल पाता, उससे कह पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सैनिक आकर मार्किस और जनरल को बताता है कि जियानिंज महल में आई है जो युवराज का इलाज करने के लिए। मैजेस्टी कहते हैं कि ठीक है इलाज करके दिखाओ, अगर कर पाई ना तब तुम्हें जान से बख्शूंगा वरना तुम्हारा गला यहीं पर काट दूंगा, समझी? कहते हैं ठीक है, लेकिन मार्किस बहुत ज्यादा डर गए होते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोगों को यहाँ से निकालो वरना मैजेस्टी उसे मार देंगे। वहां पर वो एक लेटर लिखते हैं और लेकर चले जाते हैं, लेकिन तुरंत ही दरवाजा खुल जाता है। कहते क्या हुआ, दरवाजा क्यों खुला? पता चलता है कि युवराज सही हो गए हैं, इसी वजह से मार्किस और जनरल को छोड़ दिया गया है। घर में आंट और इम्प्रेस इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर दोनों बच्चे आए क्यों नहीं, क्या जियानिंज इलाज नहीं कर पाई? दोनों वापस आ जाते हैं लेकिन जियानिंज वापस नहीं आई हुई होती। कहते हैं हाँ वो इलाज करने गई थी ना, लगता है मैजिस्ट्री ने उसे नहीं छोड़ा। आप सबके सब डर जाते हैं कि क्या उसे वहीं पर रख लिया गया क्या, लेकिन जियानिंज पीछे से भागते हुए आती। फिजिशियन भी आ जाता है कि तुम्हारी बेटी अब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी क्योंकि दवा मिल चुकी है। कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तभी मैजेस्टी का डे केयर आ जाता है और जियानिंज को सोने और चांदी के तेल से नवाजा जाता है। साथ में अब वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसे एक खास ओहदा भी दिया गया था ताकि वो किसी ऊंचे खानदान में शादी भी कर पाए। मार्किस कहते हक तो मिल गया है लेकिन मेरा हक कब मिलेगा? कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? अपने परेशानियों को मुझसे साझा करो। कहती है ठीक है,
मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। वो दोनों गले मिल जाते हैं पीछे से। जिंगजी कहता है कि अंकल आप मेरा रास्ता काट रहे हैं, जियाओनियन सिर्फ मेरी है। लेकिन वो दोनों गले लगे हुए थे। आंट कहती है चुप बैठो, अंकल की जिंदगी मत खराब करो। जिंगजी खुद तख्ते से नीचे बैठकर रोने लगता है कि हाय मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस अंकल ने, देखो तो मैं अकेला रह गया। अब शादी का दिन आ जाता है। वहां पर दोनों ब्राइड के रूप में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हेवन को ग्रीट करते हैं, पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। वेडिंग नाइट का टाइम होता है, वो लोग रूम की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जिंगजी कोफ्ते से चिल्ला रहा होता है कि नहीं नहीं जाओ चैन, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मुझसे शादी कर सकती हो, प्लीज आ जाओ, वापस आ जाओ। पूरी फैमिली उसको पकड़ लेती है, वो चिल्लाया करता है और जाओ निंजा और मार्किस वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।